नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में लॉर्ड कॉर्नवालिस पढ़ने के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्रोनोलॉजी है इसके बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में जिस प्रकार से हम लोग पहले मिडाइवल के अंदर राजे महाराजा की चर्चा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस जमाने के राजा हुआ करते थे, गवर्नर जनरल्स, वायसराइज और गवर्नर्स। अब इन राजे महाराजों की चर्चा इसलिए होना जरूरी है क्योंकि इन्हीं के कालखंड में कोई ना कोई कार्य हुआ होगा। जैसा आप सभी जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर था, जिसके चलते बंगाल का शोषण प्रारंभ हुआ, उसी के कालखंड में 1773 तक पहुंचते पहुंचते रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था। रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। यह कहानी अभी तक मैं आपको बता चुका हूं। वॉरेन हेस्टिंग का टाइम जा चुका है और अब बंगाल के अंदर नए गवर्नर जनरल बन के आए हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहां ध्यान देने की बात यह है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ने ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया था। अब उनके जाने के पश्चात, यानी कि कुछ समय का कालखंड होता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को उचित लगता था उतने समय के लिए गवर्नर जनरल भेजा जाता था। ऐसी स्थिति में लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं और लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड आता है 1786 से लेकर 93 के बीच का। लेकिन ये इतने से कम टाइम में बहुत कुछ कर जाते हैं। मात्र 7 साल का कालखंड, लेकिन 7 साल में इतनी बड़ी चर्चा कि अपने आप में आज जो हम देख रहे हैं उसके जनक इन्हें कहा जा सकता है। आप पूछेंगे ऐसा हम क्या देख रहे हैं? भारत के अंदर जो वर्तमान में पुलिस व्यवस्था है, भारत के अंदर जो जुडिशियल व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, ये कॉर्नवालिस की ही देन है। साथ ही साथ भारत में जमींदारों का जन्मदाता भी लॉर्ड कॉर्नवालिस है, क्योंकि इन्हीं ने ही स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था। संभवतया आप अब इन चीजों को आज के सेशन में रिलेट कर पाएंगे। मैंने अपने कंटेंट में फिलहाल के लिए अपडेट करवा दिया है रेगुलेटिंग एक्ट को। अभी इसी वाली कंटेंट के पीडीएफ में प्राप्त हो जाएगा। वैसे बाकी तो अपने नोट्स में तो सब कुछ है ही। इसके साथ साथ हम लोगों ने आपके लिए यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट के साथ साथ जो इस कालखंड के अंदर जो जमींदारी की प्रथा रही, इजारेदारी की प्रथा रही, स्थायी बंदोबस्त के नाम पर जमींदारी थी, महलवाड़ी रही, रैयतवाड़ी रही, इनके बारे में भी चीजें आज के सेशन में चर्चा होंगी। तो आज का सेशन चर्चा करेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, कोड ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, रेगुलेटिंग एक्ट और शोषण के तरीके जो जमीनों पर अपनाए थे, बंदोबस्त के प्रकार, स्थायी बंदोबस्त था, इजारेदारी थी, महलवाड़ी थी या क्या था, तो उसके बारे में आज का सेशन है। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत कम समय के लिए आए और आकर के बंगाल के सबसे धनी प्रांत के गवर्नर जनरल बने, क्योंकि इनसे पहले ही हेस्टिंग ने बंगाल के अंदर राजस्व प्रणाली के लिए इजारेदारी का इजाद कर दिया था। इजारेदारी क्या होती है वो हम बता देंगे, लेकिन इन्होंने आकर के स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया। स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट। कल मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे चुका हूं और आज भी इसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। तो कल तक हम यहां तक पढ़ चुके थे। आज के सेशन में हम कहां से एंट्री कर रहे हैं? तो एंट्री करते हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स से। जुडिशियल रिफॉर्म्स का मतलब यह हुआ कि इन्होंने न्याय व्यवस्था के नाम पर कुछ सुधार किए थे। अभी तक के प्राप्त सेशन में आप लोगों को यह ज्ञात हो चुका है कि भारत में 2 प्रकार के वाद होते हैं, दीवानी और फौजदारी। दीवानी वाद वो हैं जो राजस्व के संग्रह से संबंधित हैं, और फौजदारी विवाद इसके अतिरिक्त जितने भी प्रकार के विवाद हैं। ठीक है, तो कलेक्टर जिसका कार्य धन संग्रहण करना था, जिसको कि वॉरेन हेस्टिंग के कालखंड में पावरें दी हुई थी, यहां पर आकर इन्होंने दीवानी मामलों में कलेक्टर के न्यायिक अधिकार समाप्त कर दिए। यहां ध्यान देने की बात यह है कि शक्तियों का पृथक्करण होना शुरू हो रहा है। शक्तियों का पृथक्करण से मतलब कलेक्टर के पास कलेक्ट करने की पावर तो है, लेकिन कलेक्टर न्याय भी करेगा, यह पावर इससे अलग कर दी गई। कलेक्टर से अलग पावर कर दी गई। फौजदारी का मामला नहीं है यहां पे। जिले की फौजदारी अदालतों को तोड़कर उनके स्थान पर 4 प्रांतीय अदालतें स्थापित कर दी गई। जिस प्रकार से स्टेट होते हैं, ऐसे पूरे देश के अंदर 4 प्रांतीय अदालतें, ढाका, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता और पटना, और ये भ्रमणशील अदालतें थी। जैसे आज अदालत ढाका लग रही है, 5 महीने तक ढाका लगेगी, फिर किसी दूसरे स्थान पर। जैसे राजस्थान की हाईकोर्ट की बेंच जोधपुर में भी लगती है, जयपुर में भी लगती है। ठीक इसी प्रकार से भ्रमणशील अदालतें, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच, मतलब मुख्य अदालत तो इलाहाबाद में ही है, लेकिन बेंच लखनऊ में भी लगती है, बिल्कुल वैसे ही यहां किया गया। ढाका, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, पटना में 4 भ्रमणशील अदालतें बनाई गई
और 1793 में जितने भी कानून देश में चल रहे हैं और जो ब्रिटिश कानून हैं उन सबको संग्रहित करके एक नया कानून बनाया गया जिसे कॉर्नवालिस कोड नाम दिया गया। अब आप इस बात को इतनी गहराई से समझने का प्रयास कीजिए कि आज के दौर में तो चलो इंटरनेट है, डेटा का संग्रहण बहुत आसान है, इधर उधर से चीजें मंगाना बहुत आसान है, लेकिन कॉर्नवालिस के कालखंड को याद कीजिए। जिस दौर में यह सब काम हो रहा था उस दौर को याद कीजिए। इस व्यक्ति ने अपने छोटे से टेन्योर में इंडिया में जितने भी कानून चल रहे हैं सबको मंगाया। चाहे फिर उस समय आपको मालूम होगा इंडिया में वो दौर भी इस्लामिक दौर था, मुगल्स थे या फिर इस्लाम बहुत प्रबल था। उस दौर में उनके कानूनों को मंगाया, अपने कानूनों को मंगाया और अपने लोगों से कहा, अपने लोगों से मतलब अंग्रेजों से कहा कि जो इस देश का कानून है वही आपको मानना पड़ेगा। लॉ ऑफ लैंड चलाया, कानून बना करके अंग्रेजों को भी उन्हीं कानूनों को मानने के लिए बाध्य किया। देश में कानून के नाम पर कानून, जैसे आज आप देख रहे हैं कि हाल ही में गुलामी की मानसिकता को बदलते हुए हम लोग क्या कह रहे हैं, मैकाले के कालखंड का जो भारत में इंडियन पीनल कोड है उसे हटाइए। ये वो व्यक्ति है जिसने पीनल कोड सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, यानी किसी ने अगर हत्या की है तो क्या पनिशमेंट होगा, किसी ने अगर लूट की है तो क्या पनिशमेंट होगा, किसी ने राजस्व नहीं चुकाया है तो क्या पनिशमेंट होगा। ये सब बातें इस व्यक्ति ने एक जगह कोडिफाई की, यानी एक जगह पर लिखवाई। इसका मतलब आप विचार करिए कि इसके द्वारा किए गए प्रयास कैसे रहे होंगे। इसी के दौर में क्या हुआ था, इसी के दौर में नहीं, इससे पहले वारेन हेस्टिंग के समय पर रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था। वारेन हेस्टिंग के टाइम पर जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उसी के चलते बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना था। तो रेगुलेटिंग एक्ट इसके अंदर हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल कॉर्नवालिस के बारे में जान लीजिए, फिर मैं रेगुलेटिंग एक्ट पर वापस लौटूंगा, क्योंकि एक दौर में बहुत सी घटनाएं घट रही हैं। होने को तो मराठा युद्ध भी चल रहे हैं, सिख युद्ध भी चल रहे हैं, लेकिन सबको एक चैप्टर में कैसे समाहित किया जाए, इसलिए पहले मैं कॉर्नवालिस की चर्चा कर लेता हूं, फिर रेगुलेटिंग एक्ट की भी चर्चा कर लूंगा। ठीक है। कॉर्नवालिस कोड यानी कि एक ऐसा कानून व्यवस्था जहां पर रेवेन्यू का मतलब अब तक क्लियर हो जाना चाहिए, राजस्व और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट कर दिया गया। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब न्यायपालिका को सेपरेट कर दिया गया, नंबर एक। दूसरा, राजस्व का अर्जन कलेक्टर कर रहे थे, उनके पास से न्याय का अधिकार छीन लिया गया। आप में से कई लोग कहेंगे कि सर आज भी तो जो जिलाधीश महोदय होते हैं उनको एक और नाम दिया जाता है। भाई एक तो कलेक्टर होता है जिले का, और कलेक्टर को एक नाम दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको जिलाधीश लोग कहते हैं। तो कलेक्टर एंड डीएम दो पोस्ट होती हैं क्या सर? आदमी एक है, काम दो हैं क्या? बिल्कुल, एक आदमी के दो काम होते हैं। ऐसे ही एसडीएम और एसडीओ एक ही व्यक्ति के द्वारा निभाए जाने वाले पद हैं। यानी कि मजिस्ट्रेट की भूमिका, जैसे तहसीलदार, उसके पास में देश मतलब राज्य के अंदर राजस्व अर्जन का करने कार्य भी है, तो न्याय देने का कार्य भी है। वो सबसे छोटी अदालत के रूप में कार्य करता है। ठीक है। लेकिन इन्होंने, कॉर्नवालिस ने, जो राजस्व के लोग थे या राजस्व का जो सेपरेशन मतलब काम कर रहे थे, उनसे उनकी पावर न्याय की छीन ली। बोले नहीं, आप लोग वही काम, दोनों प्रकार का काम आप ही लोग करेंगे, न्याय भी आप देंगे और गुनहगार भी आप डिसाइड करेंगे, तो फिर कैसे न्याय हो पाएगा? क्योंकि गुनहगार कोई व्यक्ति आप ही का तो होगा, उसने राजस्व नहीं चुकाया होगा, वो आपका गुनहगार होगा। गुनहगार है तो पेनल्टी भी आप ही दे रहे हैं, तो बोले ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है। इसके साथ साथ यूरोपियन सब्जेक्ट्स वर ऑल्सो बॉट अंडर जुरिडिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यूरोप के विषय थे उनको भी न्याय के दायरे में ले आए। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के लिए न्याय अलग होगा, आपके लिए अलग न्याय होगा। अर्थात गवर्नमेंट के जो अधिकारी थे उनको भी सिविल यानी दीवानी न्यायालयों के अंदर आंसरेबल बना दिया कि आपको अगर कोई भी कार्य आपने किया। अच्छा, इसके पीछे का बड़ा कारण था। बड़ा कारण यह था कि जब रॉबर्ट क्लाइव यहां से गया था, वो बहुत सारा धन लूट कर गया था। कंपनी की हालात लगातार खराब हो रही थी इंडिया के अंदर। क्यों खराब हो रही थी? क्योंकि इनके फंड लूट लिए जा रहे थे। किनके द्वारा? इनके अपने लोगों के द्वारा। जो यहां पर सर्विसेज करने आए हुए अधिकारी थे, वही कंपनी के मुनाफे को खुद से खुद की जेब में भर के जा रहे थे, कंपनी को खाली प्रूव करते जा रहे थे। इसलिए कंपनी के बिहाफ पर इनकी आवश्यकता थी कि ऑफिशियल्स को भी, अगर उन्होंने कोई गलती की है, उनके ऊपर कोई कंट्रोल अगर नहीं हुआ तो वो तो बेलगाम हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने उन्हें भी इस दायरे में लाने का कार्य किया। साथ ही साथ लॉ, सॉवरेनिटी ऑफ लॉ, यानी कि कानून का शासन, कानून की संप्रभुता,
ये कॉर्नवेलिस कोड के अंदर स्थापित की गई। तो कई बार परीक्षाओं में कॉर्नवेलिस कोड के ऊपर प्रश्न पूछ लिया जाता है, कॉर्नवेलिस कोड की क्या विशेषता थी यह पूछ लिया जाता है, तो आपको यह बात पता होनी चाहिए। इसके तहत इन्होंने किया क्या था, इन्होंने बकायदा कॉर्नवेलिस कोड के अंदर रेवेन्यू के मामले गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को दे दिए कि जो गवर्नर जनरल की हाईएस्ट काउंसिल है, गवर्नर जनरल के साथ 4 लोगों की काउंसिल बनाई गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर, तो काउंसिल को पावर दे दी गई कि आप लोग राजस्व के संबंध में सबसे ऊंची कोर्ट बनकर बैठेंगे। आज भी होता है, अगर राजस्व का कोई मामला है, अगर वो अटका हुआ है, तो राजस्व के मामले की सुनवाई के लिए रेवेन्यू बोर्ड में जाना पड़ता है। तो रेवेन्यू बोर्ड का जो कंसेप्ट है ये यहीं पर इजाद हुआ था, आप अंदाजा लगा लीजिए। ऐसे ही जो सिविल मामले हैं, जो आपके और हमारे जो साधारण मामले हैं जिसमें पैसे से रिलेटेड मामला नहीं है और वो क्रिमिनल मामला भी नहीं है, ऐसी स्थिति में काउंसिल राज्य मतलब जो किंग इन काउंसिल जो राजा है वो न्याय करेगा। ठीक है, जैसे जमीन का बंटवारा हुआ। अब आप कहेंगे सर इन दोनों में क्या अंतर है, राजस्व में तो आप टैक्स वसूली कर रहे हैं, सिविल मामलों में जमीन का बंटवारा हुआ या फिर दत्तक अधिकार का राइट हुआ कि भाई हमारा जो बच्चा है, अडॉप्ट किया हुआ बच्चा है, उसको अधिकार मिलने चाहिए कि नहीं, अडॉप्शन के रूल क्या होंगे, तलाक के नियम क्या होंगे, शादी के नियम क्या होंगे, ये सिविल न्यायालय राजा के पास भेज दिए गए। इसके अंदर नीचे कौन सा डाल दिया गया, सदर दीवानी अदालत डाल दी गई, यानी लोकल लेवल पर सदर दीवानी अदालतें डाल दी गई। वहीं क्रिमिनल केसेस के अंदर क्या किया गया, सदर निजामत अदालतें बनाई गई। ये निजामत और दीवानी ये तात्कालिक रूप से देश के अंदर जो कानून चल रहे थे, इस्लामिक लॉज चल रहे थे, उनको ध्यान में रख करके फॉलो किए जा रहे थे। ठीक है साहब, इस प्रकार से यह कार्य किया किसने, कॉर्नवेलिस के द्वारा किया गया। कॉर्नवेलिस के अंदर शक्तियों का पृथक्करण मैंने बता दिया। साथ ही साथ जब होता है ना कि भाई इसने अगर ये कर्म किया है तो इसका हाथ काट दो, सूली पे चढ़ा दो, इस प्रकार के जो दंड थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। उनके स्थान पर कारावास की सजा देने की व्यवस्था की गई। जैसे आज आप सुनते हैं गल्फ कंट्रीज में चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वाले का प्राइवेट पार्ट काट दो या उसको फांसी पर लटका दो। इस तरह की जो सजाएं थी ना कि मैंने एक आंख फोड़ी है तो इसकी दूसरी आंख फोड़ दो, वो टिट फॉर टैट वाले कानून हटा दिए गए। ठीक है, इससे भारत की आधुनिक न्याय व्यवस्था की स्थापना हुई, क्योंकि यह पश्चिमी मान्यताओं के आधार पर था। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही अच्छा काम किया। देखिए ये बात अच्छी थी, इसमें निष्पक्षता का सिद्धांत कि न्याय सबके लिए एक समान है, कानून सबके लिए समान है, यह भावना आ रही थी। लेकिन सही मायने में आज भी आप और मैं, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें यह पता होगा कि जुडिशरी में जाकर के न्याय की मांग कैसे की जाती है। ऑन पेपर तो हमें दिखता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जाइए और हाईकोर्ट जाके अपने लिए न्याय मांग लीजिए, आप एंट्री नहीं करने दिए जाएंगे, आपको बाहर ही रोक दिया जाएगा। आपको एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से होकर जाना पड़ेगा, जिसमें वकील होगा, वकील अपनी पूरी ड्राफ्टिंग करवाएगा, ड्राफ्टिंग करवा के कोर्ट से टाइम लेगा, टाइम लेकर के वकीली भाषा बोलेगा, यानी वो वाली भाषा जिसमें कि एडवोकेट को पता है कि ये कौन सा केस है, किस धारे में आता है। यानी अपने आप में आम आदमी से न्याय दूर कर दिया गया। आज भी देश में न्याय के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो क्या है, न्याय व्यवस्था इतनी जटिल है कि आम आदमी न्यायपालिका के चक्कर काटते काटते ही जीवन भर घिस जाता है। उसे पता ही नहीं होता कि बात किससे करनी है। जब कोई आम आदमी, आम नागरिक न्यायपालिका के दरवाजे तक पहुंचता है तो उसे तो बीच में लोग जो मिलते हैं वही भटका के लौटा देते हैं कि तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। उसे न्यायपालिका के तो दर्शन ही नहीं हो पाते हैं, है ना। इसकी शुरुआत भी इसी न्याय प्रणाली से हुई थी। अर्थात ये सिस्टम बढ़िया भले ही रहा हो, लेकिन इससे न्याय धीमा हो गया, महंगा हो गया और इसी कारण भ्रष्टाचार बढ़ गया। क्योंकि जो शिकायत करने व्यक्ति जाता था वो अनपढ़ था। कानून जब अंग्रेजों के हैं, अंग्रेजी अदालतें हैं और अंग्रेजी अदालतों में लोग गिनती के हैं, तो अदालती चीजों में, इसीलिए अगर आप नोटिस करें तो भारत के अंदर अंग्रेजों के काल में सबसे ज्यादा लोग लॉ पढ़ के आया करते थे। गांधी जी खुद लॉ की पढ़ाई किए हुए थे। नेहरू जी, गांधी जी, पटेल साहब, जितने भी आप भारत के संविधान निर्माता अगर देखें, या तो वो जमींदार थे या जमींदार प्लस लॉयर थे। अगर मतलब उनको कहा जाए कि वो क्या बनना पसंद करेंगे तो सब लोग लॉयर बनना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की कानून की समझ होगी तो जनता से बढ़िया फीस की वसूली होगी, जनता में वैल्यू होगी, अंग्रेजों में भी वैल्यू होगी, अपनी बात को रखने की पावर होगी। इसलिए संविधान सभा के लिए कहते हैं कि जब देश का संविधान बन रहा था तो उसके अंदर जितने भी लोग प्रेजेंट थे वो अधिकांश लोग लॉयर्स थे। इसलिए भारत का वर्तमान संविधान भी
न्याय क्या बोलते हैं इनको, वकीलों के लिए, एडवोकेट्स के लिए स्वर्ग कहा जाता है कि उनके लिए तो आसान हो गया, बाकी लोगों के लिए महत्वपूर्ण मतलब जो चीज थी वो आसान नहीं हो पाई थी। ठीक है ना। हाँ जी संदीप जी धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ रही हो। रजनी कह रही है सही बात है सर, हमारा केस 7 साल से चल रहा है ना। मतलब यही है, केस का टाइमिंग बहुत ज्यादा लगता है। क्लियर हो गया। ये कार्नवेलिस के समय पर ही आई हुई व्यवस्था थी। कार्नवेलिस के बारे में एक विशेषता और जान लीजिए, ये इकलौता ऐसा गवर्नर जनरल था जिसकी जो क्या कहते हैं उसको, डेड बॉडी को यही दफनाया गया है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के अंदर इनकी डेड बॉडी को समाधि के अंदर दफनाया गया है। ठीक है साहब, तो ये बात समझ में आ गई। कार्नवेलिस कोड समझ में आ गया, कार्नवेलिस कोड हो गया। इसके बाद में हम लैंड रेवेन्यू पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार के लिए रेगुलेटिंग एक्ट्स समझ लीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब देखिए, जब जब अंग्रेजों को यह समझ में आने लगा ब्रिटेन में बैठ करके कि कंपनी मनमाने ढंग से शासन चला रही है, तो कंपनी का मनमाना शासन को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। उसको नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यह कौन लेकर के आया था? यह ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी। इसमें किया क्या गया था? इसमें रेगुलेटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडियन टेरिटरीज को किया गया। सबसे पहला काम क्या किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो इंडिया में टेरिटरीज हैं उनको निर्धारित किया गया कि कौन सा क्षेत्र हमारा है और कौन सा क्षेत्र हमारे कंट्रोल में नहीं है। पहले तो यह पता किया गया, यानी ये अपने आप में वो कानून व्यवस्था। आप ऐसे समझने का प्रयास कीजिए, सबसे पहले जब गवर्नर आया, या ये कहिए कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई थी, तो वो केवल ब्रिटेन से केवल और केवल एक चार्टर पर हस्ताक्षर करके आई हुई थी। उसको इस बात से मतलब ही नहीं था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति हम आंसरेबल भी हैं या नहीं हैं। पहली बार उन्हें आंसरेबल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था, जिसमें कंपनी का टेरिटरी कहां तक चला गया है यह मालूम किया गया। दूसरा, जो कर्मचारी थे उन्हें गिफ्ट और ब्राइब लेने से रोका गया, यानी कि करप्शन उस समय पर भी चरम पर था। और उस समय पर जो सरकारी लोग थे जो गिफ्ट के लालच में आकर, रिश्वत के लालच में आकर के अपने अधिकार, कंपनी के अधिकार प्राइवेट लोगों में बेच दिया करते थे, ऐसे एम्प्लॉइज को बैन किया गया। तीसरा बड़ा काम, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम दिया गया। इसी में वारेन हेस्टिंग का नाम आपने पढ़ा था। 1773 में पहला बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बनकर के आया था। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट को बंगाल के अंदर, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश की गई थी। उम्मीद है अब आप लोगों को यह चीज याद आ गई हो। नंबर चौथा, एडमिनिस्ट्रेशन बाय गवर्नर जनरल और काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। अभी हाल थोड़ी देर पहले मैंने कार्नवेलिस के केस में भी बताया था, गवर्नर के साथ 4 लोगों की काउंसिल रेवेन्यू रिलेटेड मामलों के बारे में निर्णय करेगी। वो यही वाली काउंसिल थी, एडमिनिस्ट्रेशन बाय गवर्नर जनरल एंड काउंसिल विद 4 मेंबर्स। और इसके साथ साथ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की इंडिया के अंदर नींव रखी गई, केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाएगा, यानी कि एक प्रकार से इंडिया में केंद्र का शासन होगा। इसकी बात शुरू 1773 में ही स्थापित कर दी गई थी। ऐसी बात उस समय सोचना भी बड़ा मुश्किल टास्क हुआ करता था। विचार करिए, जब हर व्यक्ति अपने अपनी ढपली, अपने अपने राग गा रहा हो, ब्रिटिशर्स भी यहां पर 3 जगहों पर, बंगाल के मतलब कलकत्ता के अंदर, मद्रास के अंदर, मुंबई के अंदर अलग अलग गवर्नर बना के बैठे हों, और उस समय यह बात कह दी गई हो कि आने वाले समय में हम सबको सेंट्रलाइज्ड करने वाले हैं, यानी कि इन सबको एक ही व्यक्ति को पावर देने वाले हैं और वो होगा बंगाल का गवर्नर जनरल। टेक्निकली विचार कीजिए कि सारे गवर्नर्स में गवर्नर जनरल का पद क्रिएट किया गया, और बाद में 1833 में तो यही कह दिया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही इंडिया का गवर्नर जनरल कहलाएगा। उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? यहीं से हुई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी। नंबर दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मालूम हो, और वो ये है, जब आप भारतीय लोगों का स्वतंत्रता संग्राम सुनते हैं तब आपको यह पता चलना चाहिए कि असल मायने में ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल थी ना, गवर्नर के साथ में जो 4 अन्य मेंबर थे, इसी काउंसिल में भारतीयों के प्रवेश की मांग की जाती थी कि इनमें हमें हमारी भी एंट्री करवाइए। ये जो 4 लोग हैं, इनमें से प्रथम भारतीय कौन बना, द्वितीय भारतीय कौन बना, फिर बाद में इन्हीं की संख्या को बढ़ाते हुए ले गए हर बार वाले के चार्टर में, 4 से 9, 9 से 12, 12 से 21, 21 से 35, ऐसे करते करते इन नंबर्स को बढ़ाया गया। बढ़ा करके इनमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई गई। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल इन्हीं की बात मानता था। आज जो आप कैबिनेट की बात सुनते हैं कि कैबिनेट होता है केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, असल में वो कैबिनेट का
जो सबसे पहला जो पौधा लगा था वो इसी रेगुलेटिंग एक्ट से लगा था। आज जो हम कैबिनेट मानते हैं वो असल में यहीं से डिराइव हुई थी। अंग्रेजों ने सबसे पहले गवर्नर जनरल को उसके साथ में बताया था कि भाई आप ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल कुंदन, बिल्कुल ठीक है ना। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो, कॉर्नवालिस कोड क्लियर हो गया हो और किस प्रकार से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ये सारे रेगुलेटिंग एक्ट आपको अलग से भी पीडीएफ में उपलब्ध कराए जाएंगे, बाकी अपनी नोट्स में तो पूरी तरह से उपलब्ध हैं ही। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कॉर्नवालिस कोड क्लियर हो गया होगा, रेगुलेटिंग एक्ट क्लियर हो गया होगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए इसी कालखंड की, और वो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब ये क्या कहानी है, देखिए आपको यह तो मालूम था कि ब्रिटिशर्स जो धरती पर अनाज पैदा होता था उसे खुद तो पैदा नहीं करते थे, तो फिर क्या करते थे, ये अनाज पैदा करने वालों से वसूली किया करते थे, टैक्स से वसूला करते थे, राजस्व। पहले कमाई का सबसे बड़ा साधन क्या था, खेत से लगान वसूल करना। लगान वसूल करे कैसे, अब से पहले तो राजा वसूला करते थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, तो देखिए जब वारेन हेस्टिंग था ना, वारेन हेस्टिंग कॉर्नवालिस से पहले वाला, उसने सबसे पहले बंगाल में इजारेदारी की व्यवस्था शुरू करी। इजारेदारी का मतलब यह था कि जमीन को लोगों को साल भर के लिए, 5 साल के लिए रेंट पर देना, कि हां भाई एक व्यक्ति बनाया, एक व्यक्ति से कहा कि इस पूरे खेत से हर साल आप टैक्स वसूल करोगे और मुझे आप ही टैक्स पकड़ाओगे। इस प्रकार की जो व्यवस्था थी इजारेदारी की व्यवस्था कहलाई। तो इजारेदारी की व्यवस्था थी क्या, वारेन हेस्टिंग के द्वारा बंगाल में राजस्व संग्रह यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए बोलियां लगवाई गई कि सबसे ज्यादा लाकर मुझे राजस्व कौन देगा, तो जो आगे आगे आएगा उसको हम आगे की काम देते रहेंगे कि जाओ और आकर के राजस्व की वसूली करो। ठीक है, शुरुआत में ये 5 साल के लिए था, लेकिन 1773 में इसे सालाना कर दिया गया, यानी पहले बोलियां लगती थी 5 साल के लिए, 73 में इजारेदारी व्यवस्था को हर साल की बोलियों में बदल दिया गया। जैसे आज शराब के ठेकों की बोली लगती है कई राज्यों में, बिल्कुल वैसे ही खेतों की बोली लगाने का, और उससे क्या होगा, राजस्व अर्जन के लिए शोषण होगा। लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, ना तो बोली दाता निकल कर आए, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर मान लीजिए हम राजस्व उतना अर्जित नहीं कर पाए जितना अंग्रेज चाहते हैं तो ये तो हमारे ऊपर चढ़ बैठेंगे। साथ ही साथ किसानों का तो शोषण जो हुआ सो तो हुआ ही है। यानी ऐसी व्यवस्था इजारेदारी के अंदर बनकर आई कि भूमि के ऊपर काम करने वालों से ज्यादा शोषक वर्ग पैदा हो गया। यही कारण है कि सरकार ने, यानी उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इजारेदारी प्रथा को खत्म कर दिया। यह इजारेदारी प्रथा पूरी तरह विफल रही और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसी से निपटते हुए 1793 में जाते जाते स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ कर दिया। स्थायी बंदोबस्त का मतलब जमींदारों को पैदा किया और कहा कि ये पूरी की पूरी जमीन अब ताजीवन आपकी है, ना 5 साल के लिए ना 1 साल के लिए, हमेशा के लिए आपकी है। आप लोग इसकी कुल पैदावार में से अगर 11 हिस्से पैदा होते हैं तो उसमें से 10 हिस्से मेरे होंगे और 1 हिस्सा जमींदार का होगा। यह कॉर्नवालिस ने 1793 में सेट कर दिया और तब से ही समझ लीजिए कि भारत का पतन शुरू हो गया। यानी कॉर्नवालिस कोड तो लाया ही लाया, साथ में शोषण का एक ऐसा फिक्स पैटर्न दे गया जिसके चलते 10/11 अंश होने लगा अंग्रेजों का और 1 अंश होने लगा जमींदार का। और जमींदार एक बहुत बड़ा मिडिल मैन या बिचौलिया बनकर निकल कर आया, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट टॉप पर थी, पीजेंट क्लास एकदम नीचे थी, किसान नीचे थे और मध्य में जमींदार निकलकर आया। इसी को जमींदारी सिस्टम भी कहा गया। देश के अंदर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक यही व्यवस्था प्रचलन में आई। तो जमींदारी व्यवस्था के चलते ही आज जब हम ये कहते हैं कि दास प्रथा का जन्म हुआ, बेगार प्रथा का जन्म हुआ, या फिर वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिसमें कहा जाता है कि एक बच्चा, बाप अगर कर्जदार है तो उसके संतति भी पीढ़ी दर पीढ़ी, बेगार प्रथा जो है उसका जन्म इसी जमींदारी प्रथा के माध्यम से हुआ था। ठीक है साहब, तो जमींदारी प्रथा उम्मीद है आपको अब समझ में आ गई होगी कि क्या था। यह मेजर रूप से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जहां पर बंगाल का शासन था, या ये कहिए जहां बंगाल का प्रभाव था, वहीं पर आया। लेकिन इसके बाद में अन्य 2 राज्यों में जैसे पंजाब और मद्रास, पंजाब के अंदर महलवाड़ी सिस्टम आया। महलवाड़ी का मतलब यह हुआ, कहा गया, विलियम बेंटिक हालांकि सिस्टम को लेकर आए थे और उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पूरे गांव का ठेका ले ले, गांव के अंदर एक सरपंच टाइप का आदमी है, उस पूरे गांव को महल नाम कहा गया, यह गांव महल है, इसका कोई ठेका ले ले और कहे कि हम इतना पैसा चुकाएंगे। अब वो लोग कैसे चुकाएंगे ये उनके ऊपर है, अपनी हेडेक नहीं है।
ऐसा करते हुए इन्होंने अपनी तरफ से यह प्लानिंग करी। तो महलवाड़ी सिस्टम में क्या हुआ, महलवाड़ी सिस्टम के अंदर प्रॉपर तरीके से एक ऐसा महल यानी एक क्षेत्र उत्पन्न कर दिया गया, बोले यहीं पर ही पूरे तरीके से वो होगा, मतलब गांव ही पूरा की पूरा रेंट चुकाएगा। ये महलवाड़ी सिस्टम था जो पंजाब वाले क्षेत्रों में चला। इसीलिए अगर आप देखें तो पंजाब साइड में, हरियाणा साइड में जो खेतों का आकार है वो बड़ा है, क्योंकि बड़े बड़े खेतों के अंदर एक ही व्यक्ति को पूरा की पूरा लॉन चुकाने का अधिकार दिया गया था। वहीं तीसरी स्थिति रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी जो सिस्टम था वो भारत के अंदर मद्रास प्रोविंस के अंदर देखा गया। इसमें क्या था, रैयतवाड़ी सिस्टम में खेतों को रैयत नाम दिया गया। यह कहा गया कि व्यक्ति से या किसान से अंग्रेज डायरेक्ट टैक्स वसूलेंगे। तो ये जो डायरेक्ट टैक्स वसूलने की प्रथा थी, जो थॉमस मुनरो के द्वारा लाई गई थी, इसे रैयतवाड़ी सिस्टम कहा गया। तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ, जमींदार यानी मिडिलमैन बना। जमींदार की तरह ही महलवाड़ी सिस्टम में खेत को महल कहा गया और बीच में जो मिडिलमैन बना उसको महलवाड़ी सिस्टम कहा गया। और रैयतवाड़ी में अंग्रेज डायरेक्ट किसान से टैक्स वसूलता था, जिसे आपने रैयतवाड़ी सिस्टम कहा। तो इस पिक्चर के माध्यम से हम थोड़ा समझने का प्रयास करें तो आप इस तरह से समझिएगा, रैयतवाड़ी सिस्टम के अंदर फार्मर से डायरेक्ट ब्रिटिशर टैक्स वसूल कर रहा है, यह रैयतवाड़ी सिस्टम है। इजारेदारी प्रथा के अंदर मिडिलमैन था, लेकिन यह ज्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स कैश में पैसे मांगते थे, नंबर एक। नंबर दूसरा, मिडिलमैन के माध्यम से मांगते थे, नंबर दूसरा। कई बार यह पूछ लिया जाता है, जमींदारी प्रथा तो सक्सेसफुल हुई, इजारेदारी क्यों नहीं हुई। बंधुआ मजदूरी थी वो जो शब्द है ना, सही है। हाँ, एक सवाल कई बार बच्चे पूछते हैं कि इजारेदारी प्रथा फेल क्यों मार गई जबकि स्थायी बंदोबस्त चल पड़ा। तो इसके कारण को समझ लीजिएगा। इजारेदारी प्रथा पहले 5 साल के लिए आई थी हेस्टिंग के समय पे, बाद में हेस्टिंग उसे 1-1 साल के लिए कर दिया। तो 1 साल के लिए कोई आदमी मिडिलमैन बनने को भी तैयार नहीं हुआ, इसलिए यह व्यवस्था फेल हुई। इसी का उन्नत रूप था स्थायी व्यवस्था, जिसे आप जमींदारी कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, जिसमें मिडिलमैन जो था इसको परमानेंट समय के लिए, बंगाल के क्षेत्र में परमानेंट समय के लिए जमीन दे दी गई कि तुम इस पीढ़ी से वसूली करो, इसके परिवार वाले ना चुका पाए तो उन्हें बंधुआ मजदूर बना लो। इस प्रकार से इन्हें अपना मजदूर बनाकर रखा गया, ठीक है। ऐसे ही महलवाड़ी जो सिस्टम था, इसमें भी मिडिलमैन था, लेकिन यह गांव का एक व्यक्ति, मुखिया के समान व्यक्ति था, कोई गांव का व्यक्ति था, ठीक है ना। अच्छा, एक बालक कह रहे हैं सर इन चंपकों को लॉर्ड ना बोलिए। बेटा अब जो था वो तो हो गया, मेरे कहने से क्या होगा, परीक्षा के अंदर जिस तरह से पूछा जाएगा वही आपको जानकारी दे रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात अब क्लियर हो गई हो, व्यवस्था क्लियर हो गई हो, जमींदारी समझ में आ गई हो, महलवाड़ी समझ में आ गई हो, रैयतवाड़ी भी समझा दी है, और ये सारा कंटेंट मैंने आपको उपलब्ध करा दिया है। क्लियर? यहां तक अगर समझ में आ गया है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। क्लियर हो गया? ऑल डन, ऑल क्लियर? कोई भी डाउट है तो बताइए। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट होंगे वो, और इनके बाद में जो इंपॉर्टेंट जैसे अभी विलियम बेंटिक इंपॉर्टेंट आएगा, धर्म सुधार आंदोलन इंपॉर्टेंट आएंगे, तो उनको उसी क्रोनोलॉजी में लेकर आपको बताया जाता रहेगा, ठीक है। मतलब अगर आप क्रोनोलॉजिकली पढ़ते चलेंगे ना गवर्नर जनरल्स के टाइम से, तो आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। नितेश, साइंस का बैच बिल्कुल इसके बाद लेके आएंगे, ठीक है। याशिका, इंडियन ज्योग्राफी में मैप डायग्राम ब्लर हैं। बेटा ब्लर हैं तो एक और मैप की किताब परचेज कर लीजिए। वैसे भी मैप आप हर विद्यार्थी के पास होना चाहिए, है ना। रविंदर, मुझे लगा तुमने दान कर दिया है यार। नीरज, बेटा ये बोला हुआ है ऐप वालों को, लेकिन वो अभी तक डेवलप नहीं कर पाए हैं। मैं बोलूंगा ये वाली चीज उनकी, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।